अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फ़ायज़ा इमदाद। नाज़रीन, नात गोई एक नहायत मुश्किल सिनफ़े सुखन है और फिर जो नात की नाजुक हदूद है उसको मद्दे ख़ातिर रखते हुए इसकी आफाकियत को कायम रखना एक बड़ा मुश्किल काम है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो दहाइयों से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकीदत के फूल निछावर कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ नूर सुल्तान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आजकल आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। रमज़ान है तो रमज़ानों में नज़र नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि उस बारगाह में सजदा सुजूद हो जाना चाहिए और अपने आप को उसकी तजल्लियात में गुम कर लेना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, तो बस लगे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं आप, तो आजकल तो समझ लें कि मौसम है उनके ज़िक्र का। जी बिल्कुल, और कभी कभार सारा साल तो हम दिखा के ज़िक्र करते हैं, यानी कि महफ़िलों में आना जाना। तो मैं ये समझता हूँ इस माह में गोशा नशीनी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अच्छा, आप गालिबन 7 साल के थे जब आपने अपने इस करियर तो नहीं कहना चाहिए, जब आपने ये नातिया कलाम का सिलसिला शुरू किया PTV से। जी, कैसे आपके इस सफ़र का आगाज़ हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो फैमिली है, हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इनको पता है कि हमारी जो फैमिली है वो कई दहाइयों से और कई पुश्तों से हमारी जो फैमिली इसी लाइन में चलती आ रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह, मेरे परदादा, वो क्योंकि हमारा अंदाज़ मुख्तलिफ है, उनका अंदाज़ मुख्तलिफ था। वो तकरीर के हवाले से काम करते थे। अच्छा। और कुतुब के हवाले से काम करते थे। काफ़ी ज़्यादा किताबें उनकी मौजूद हैं, तो लिखाई के साथ उनका ताल्लुक़ था काफ़ी ज़्यादा। तो वही सिलसिला लेके हम आगे यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे वालिद साहब हाफ़िज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, और फैसलाबाद मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ उन्होंने दौरे हदीस मुकम्मल किया माशाल्लाह। फिर उसके बाद वो वहीं पे, जैसे फैसलाबाद का पुराना नाम होता था लैलपुल, हाँ जी, वहाँ पे रहे। रजाना एक इलाका वहीं पे साथ ही फैसलाबाद के, उधर भी रहे। वहाँ से फिर वो लाहौर तशरीफ़ ले आए। सही। फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बात सुनाया करते हैं कि कहते हैं कि मैं पढ़ता नहीं था, यानी कि वो अपनी खुद की बात करते हैं। तो उसकी वजह ये थी कि जब भी पढ़ने के लिए जाते थे तो कारी साहब उनको मारा करते थे। अच्छा, वो क्यों? यानी कि सबक जब याद ना होना, या अच्छा। वो पहले दौर के, आपको पता है, जो उस्ताद होते थे सख्त होते थे ज़रा, यानी कि मारना भी, ये तो घर आके बच्चे ने बताना भी है, तो उन्होंने, घर वालों ने कह दिया ना कि तुमने ये नहीं किया होना। ये कि आजकल तो थोड़ी है कि वो माँ बाप जो हैं वो जाके उस्ताद को पूछें कि तुमने क्यों मारा भी मेरे बच्चे को। तो तब वो क्या पहले कहते होते थे कि हड्डियाँ साड़ियाँ ने तो मांस तोड़े। तो ये सिलसिला चलता था। तो वो तब उन्होंने बात बताई कि मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो, उनको आके बताया उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने, कि इस तरह मारता है। उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं। तो वो नहीं, यानी कि उनका ध्यान नहीं था, पढ़ते नहीं थे। तो उकाड़ा में एक बुज़ुर्ग हुए, कर्मा वाला शरीफ, बड़े मशहूर ये हैं, बुज़ुर्ग हैं उकाड़ा में, सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे इधर तशरीफ़ भी लाए थे उनके सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हुए, समसाम शाह बुखारी साहब। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। तो उनके जो पिरो मुर्शिद हैं वो हैं मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, शरकपुर शरीफ में। अच्छा। मेरे जो दादा थे वो मियाँ शेर मोहम्मद साहब आपके मुरीद थे। अच्छा। तो तब उनके यानी कि वफ़ात हो चुकी थी, पर्दा फरमा चुके थे। तो आपके, क्योंकि वो खलीफा हैं इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मियाँ शेर मोहम्मद साहब के, तो मेरे दादा वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ मेरे वालिद साहब को लेके गए। अच्छा। तो उनके वहाँ पे वो पंजाबी बोली जाती है जी। तो मेरे दादा रहमतुल्लाह ने ले गए। मेरे वालिद साहब को जाके कहा कि अर्ज़ की कि हुज़ूर है, पढ़ता नहीं है। ये अब जो बातें थी हमारे वालिद साहब हमें बताया करते थे, ये बातें सुनाया करते थे कि मैं किस बुज़ुर्ग के पास गया, कैसे क्या हुआ। तो ये उनके, मैंने मुँह से सुनी हुई ये सारी बातें। तो मेरे दादा ने अर्ज़ की कि हुज़ूर है, पढ़ना नहीं।
तो पीर साहब फरमाने लगे, क्यों जी निके मौलवी जी तुसी पढ़दे क्यों नहीं? अच्छा। तो आगे से मेरे वालिद साहब कहने लगे, जी हजूर मार बड़ी पैंदी। तो आपने फरमाया कि निके मौलवी जी पढ़िया करो, अच्छा हुण तानू मार नहीं पेगी। खैर वो बैठ गए खामोशी से, थोड़ी देर बैठे। वो पहले दौर में अदब भी बहुत होता था, हाँ जी, कि बुजुर्गों की बारगाह में बैठे हुए हैं तो ऐसे ही बस बैठे हुए हैं सर झुकाए, अगर उन्होंने कोई बात कर ली तो जवाब दे दिया, नहीं तो बैठे तो ऐसे ही बैठे रहे मुअद्दब, बिल्कुल ऐसे ही था। आजकल तो ऐसे ही वो कहते हैं ना, मैं बाबे नू चेक ते करा दरा, पीर नू चेक ते करा, ऐसे ही सवाल पे सवाल आजकल चेक करना पड़ता है जनाब, वो दौर दौर के तकाजे होते हैं। ये भी बात आपकी ठीक है। तब वो बड़ा अदब हुआ करता था। अच्छा, वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाते हैं कि मैं अब उन्होंने कहा कि दुआ करो जी, पीर साहब ने फरमाया, दुआ की तो वो कहते हैं जाओ जी अल्लाह दे वाले। अब वो उठे हैं, बाहर आने लगे हैं, तो मेरे वालिद साहब को पीर साहब ने आवाज़ मारी, निके मौलवी जी यूँ आओ। मेरे वालिद साहब कहने लगे, मैं चला गया। अब वो गए हैं तो दादाजी बाहर निकल गए हैं, तो निके मौलवी जी जने मेरे वालिद साहब ने वो पीरा को आ गए। सही आए तो उन्होंने अपनी साइड से कुछ बूंदी होती है, वो बूंदी दाना होता है मीठा सा, बूंदी के लड्डू भी होते हैं। वो बूंदी के लड्डू होते हैं ना, वो बूंदी दाना होता था तब इतना इतना सा। अच्छा। कहते हैं वो मुझे उन्होंने बूंदी दी कि मौलवी जी ए खा लो। कहते हैं वो मेरे छोटे से हाथों में कितनी सी आई होनी है, तो मैंने ऐसे करके पकड़ ली, तो पकड़ के मैं बाहर आया हूँ। तो मेरे वालिद साहब कहने लगे कि हाँ जी एक ही दिता है पीर साहब ने। तो कहते हैं, मैं कहने लगा जी उन्होंने तबारक दिता, कहते हैं खा लो। तो कहते हैं जी वालिद साहब कहने लगे, अच्छा चल फिर अद्धी मैनू दे दे, अद्धी तू खा ले। आप खा ले। सही। कहते हैं वो मैंने जनाब आधी मैंने खा ली, तो आधी दादा वालिद साहब ने खा ली। उसके बाद मैं आया तो मैंने जब कुरान पाक के आगे बैठा तो याद करने लगा, तो मैं ऐसे करके एक एक पेज देखूं तो मुझे याद हो जाए। वाह। मैं बड़ा हैरान कि ये क्या सिस्टम, ना कोई मार वाला सिस्टम रहा कि मैं देखता हूँ कुरान पाक को देखता हूँ। ये तो बड़ी मौजज़ाती बूंदी थी। अब कहते मैंने वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। अच्छा। हिफ्ज़ करने के बाद कुरान पाक सुनाना शुरू हो गया। हर तरावी में मैं कुरान पाक सुनाता था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद अल्लाह ताला ने पहला बेटा दिया, उसको मैंने हाफ़िज़ कुरान बनाया माशाल्लाह। मैंने दूसरा बेटा मुझे अल्लाह ने दिया, मैंने उसको हाफ़िज़ कुरान बनाया और बनाया भी खुद ही। तीसरा बेटा दिया उसको भी, चौथा बेटा दिया उसको भी, पांचवा बेटा दिया उसको भी। क्या बात है। कहते हैं वो जब मैंने ये सारा यानी देख लिया कि अब मैं जो यानी कि बेटा है वो हाफ़िज़ कुरान है, तो फिर मुझे उस बूंदी की समझ आई कि वो बूंदी क्या थी। तो वो बूंदी तुम लोग थे कि अल्लाह पाक ने उसके बदले में मुझे। माशाल्लाह आप सारे भाई हाफिज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नात खान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हम 6 भाई हैं और 5 हाफिज कुरान। और मैं ये कहा करता हूँ उस भाई से, मैं मजाक करता होता हूँ, मैं कहता हूँ कि वालिद साहब रहमतुल्लाह ने खाई ही 5 बूंदियाँ थी, छठी तुम हो। ये आप मजाक में कहते हैं? हाँ, ये मैं उसको मजाक में कहता होता हूँ, लेकिन वो भी हाफिजों की तरह ही है जिस तरह वो कुरान पाक पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 बहन भाई हैं और 3 आलिम दीन है, उसमें से 3 नात खान है और 5 हाफिज कुरान है। तो कभी सबने आपस में बैठ के कोई मुकाबला नहीं किया? हम तीनों में होता था। अच्छा। जो मेरे से बड़े हैं करीम सुल्तान, वो अभी बाहर होते हैं, यहाँ नहीं है, और उन्होंने भी आल पाकिस्तान टॉप किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। और एक मेरे भाई हैं खलील सुल्तान साहब, वो भी नात खान, उन्होंने भी आल पाकिस्तान, लेकिन आल पंजाब यानी जो ऑफिशियली जो आल पाकिस्तान था वो करीम सुल्तान साहब ने, मैंने ऑफिशियली आल पंजाब टॉप किया हुआ है। अच्छा, आल पंजाब में 2nd पोजीशन मेरी आई है 11 साल, और मैं आल पाकिस्तान पे नहीं जा सका था। सही। तो करीम सुल्तान साहब जो थे वो गए, खलील सुल्तान साहब भी, उनकी 3rd पोजीशन आई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं। और मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो इस टाइम यूके में हैं, ऑक्सफोर्ड की जो मस्जिद है, बड़ी मरकज़ी मस्जिद, वहाँ पे ख़तीब इमाम है, वहीं पे तदरीस का सिलसिला लेके चल रहे हैं, वो चल रहा है। आप भी पाकिस्तान में तो आप माशाल्लाह से हैं ही फेमस, इंटरनेशनली भी आपकी एक शोहरत है इस हवाले से। कहाँ कहाँ आपने जो है वो नातिया कलाम पढ़े? यूके में गया हूँ और यूके हर तरफ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यूरोप के काफ़ी ममालिक में, इटली हो गया,
नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, इस तरह करके। सही। और फिर शारजा की बड़ी मुझे यानी कि यादगार महफिलों में से एक महफिल है। अच्छा। वो याद है अभी तक। वो भी क्या यादगार दुबई लम्हात में है वहाँ के? शारजा में ये हुआ था कि हम गए यहाँ पे, वो हमारे बड़े प्यारे पीर साहब हैं, हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार, तो उनका प्रोग्राम था। जाना कारी साहब ने था, कारी शाही साहब, वो जो इकरारुल हसन जो जिनके खिलाफ वो कुछ वीडियोस भी बनाते हैं, बिल्कुल 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 उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने जाना था, लेकिन उनका वीज़ा कुछ किसी वजह से नहीं मिल सका, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया। तो तब वो 10 घंटे में 8 घंटे में वीज़ा आता था दुबई का। तो उन्होंने कहा जी आपने जाना है। मैंने कहा चला ठीक है। मैं था और हमारे एक दोस्त हैं अल्ताफ़ शाह काज़मी, हाँ इस्लामाबाद से वो थे, और लाहौर से ही कारी यूनुस कादरी साहब थे। तो उन्होंने एक वहाँ पे हॉल बुक कराया हुआ था। अच्छा। तो वो महफिल शुरू होने से पहले उन्होंने वहाँ पे ना चेयर्स लगाई हुई थी। अच्छा। अब चेयर्स की जगह थी वहाँ पे तकरीबन कोई 500 चेयर आ जानी थी, इतनी सी, इससे ज़्यादा नहीं थी। सही। अब उन्होंने जब देखा कि बाहर क्या पोजीशन है, तो उन्होंने वो चेयर्स रिमूव कर दी, वहाँ से उठा दी। अच्छा, बाहर क्या पोजीशन थी? यानी कि खलकत इतनी थी, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा और खलकत इतनी ज़्यादा कि उन्होंने वो चेयर्स वहाँ से उठा दी। अब वो चेयर्स उठाई तो वो कलीन के ऊपर नीचे लोग बैठ गए। अब वो जब सब लोग वहाँ पे आ गए हैं, उसके बावजूद भी बाहर जो था वो जमे गफ़ीर था, अजीब सिस्टम था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि हाल और भी है? उन्होंने कहा हाँ जी एक और हाल है। उन्होंने वो भी बुक कर लिया उसी टाइम पे, वहाँ पे भी लोगों को बिठा दिया। फिर भी नहीं संभाला जा रहा। फिर उनसे पूछा कोई और हाल है? तो उन्होंने कहा इससे भी नीचे एक हाल है हमारे पास। ये तो बुरा ही हाल हो गया। 3 हाल जो थे उन्होंने वो बुक किए, और उसमें उन्होंने अपना वो लोगों को रखा, और ना साउंड सिस्टम का वहाँ पे था इंतज़ाम कि नीचे आवाज़ चली जाती या उससे नीचे आवाज़ चली जाती, ना कोई LCD का था कि वहाँ पे इंतज़ाम किया होता तब था ना वो उन्होंने, ना वहाँ पे तशहीर थी इतनी ज़्यादा, सिर्फ वो अपनी वो जो सोशल मीडिया के ऊपर जो होता है उसी के ऊपर उन्होंने जो किया था एडवर्टाइजमेंट, वही लोगों को इतला थी, बस व्हाट्सएप के ज़रिए इतला थी। अब हमने क्या किया, मैं जब आया उस होटल में तो वो काफ़ी अच्छा, यानी 3 से 4 स्टार होटल था वो, यानी उसकी लॉबी वगैरह ये वो तो ऐसे लग रहा था लॉबी में कि जैसे यहाँ पे कोई बस स्टैंड लंगर बांट रहे हो। लंगर जैसे कि बस स्टैंड के ऊपर लोग बैठे हुए, कोई उधर बैठा हुआ लॉबी के अंदर, वो बेचारे वो जहाँ पे जो भी वर्कर्स थे वो परेशान थे। कुछ वहाँ पे यानी दुबई के जो लोग थे वो भी थे, वहाँ के सिटीज़न जो थे वो भी परेशान थे कि शायद ये क्या हो गया यहाँ पे। खैर हम लोग तो गए, चले गए, जाके परफॉर्म किया। अब हमने पहले ऊपर परफॉर्म किया, पहले ऊपर पढ़ा, ऊपर पढ़ने के बाद फिर वही सिस्टम वो नीचे लाए, फिर नीचे दूसरे हाल में पढ़ा, फिर वहीं से तीसरा सिस्टम वहाँ से उठा के फिर नीचे तीसरे हाल में आए। अच्छा, इस तरह हमने आके नात खानी की कि पहले उन लोगों को ऊपर जो मरकज़ी था उनको सुनाया सबको, फिर सिस्टम उठा के फिर नीचे लाए, उसके बाद फिर तीसरे पे आए। अल्लाह अकबर। तो ये एक यादगार रहा। इसी तरह यूके में भी इसी तरह ही हुआ। यूके में इन्होंने प्रोग्राम, उधर पहली दफ़ा ये गए थे हाक़ ख़तीब साहब। अब इनकी बात हो रही है तो लोग कहेंगे ये उनके बातें सुनाई जा रहा है, लेकिन वो बातें हो रही हैं तो बातों बातों में फिर जिक्र हो जाता है। तो हमारे साथ तो बहुत अच्छे हैं। हम ऐसी बात करें, मैंने कोई बात देखी है। हमारे इकरार भाई भी जो है वो वैसे तो बड़े अच्छे काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में इकरार भाई ठीक हैं या ख़तीब साहब ठीक हैं? इसमें आप अपना ज़ाती मौक़िफ़ दें। क्योंकि मैंने तो इकरार साहब के साथ तो वक्त गुजारा नहीं है, ना मेरी उनसे कोई मुलाकात है, ठीक है। मैं उनको टीवी में ही देखता हूँ। अब टीवी में बंदा क्या होता है और टीवी के बगैर क्या है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो हमारे लोगों को नहीं पता। अब लोग भी इतने वो समझदार हो चुके हैं, इनको भी समझ आ जाती है। तो मैंने तो उनको यानी खलवत में भी देखा है हाक़ ख़तीब साहब को, और जलवत में भी देखा है। अच्छा, ठीक है। तो जिन करामात का उनके जिक्र किया जाता है, आपको क्या लगता है वो वाकई है या आपने कोई ऐसी कोई करामात देखी? मेरे सामने तो नहीं है ये वाले वो निकालना इस तरह करके, वो मेरे सामने तो नहीं है, ना मैंने देखी है।
तो टीवी पे ही देखी हैं जो देखी हैं, मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं, हालांकि मैंने इतना टाइम उनके साथ गुजारा, क्योंकि हम लोग जाते हैं महफिलों में, तो जब महफिल का टाइम होता है उस टाइम पे ये वाला वो दम वाला सिस्टम इस तरह नहीं होता कि एक एक बंदे को वो देखें, जैसे ये तो एक एक बंदे को देखते हैं तब होता है ना। तो हम लोग तो महफिलों में जाते हैं और महफिल के बाद हमारा मिलना, उन्होंने एक तो किसी बंदे के साथ किसी बंदे के बारे में बात नहीं करनी, सबसे बड़ी उनकी जो बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ मान लिया ये ड्रामा है, ठीक है, मान लिया ये सब ड्रामा है जो भी है वहां पे जो 10,000 बंदे का या 20,000 बंदे का टर्न आउट हो रहा है, वो बंदा लंगर खा रहा है वहां पे आके। लेकिन हम जनाब ये देखते हैं कि हमारे इधर ज़ईफ़ुल एतकादी भी है, लोग बस जो देखते हैं उस पर बिलीव करने लग जाते हैं। मान लिया आपने भी कहा कि कोई करामत आपने नहीं देखी, तो फिर कैसे मान लिया जाए? मान लिया, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि करामत को एक मिनट के लिए हम साइड पे रखते हैं। जो बंदे का वहां से 10 से 15,000 का वहां पे टर्न आउट हो रहा है, और वो जो बंदा लंगर खा रहा है वहां पे, एक बंदे के उससे ही मुंसलिक है ना वो लंगर, एक बंदे की वजह से है ना। आप लोग यहाँ पे 2 बंदों को खाना खिलाए ना रोजाना, लग पते जाए। लंगर तो चलाने वाले जनाब कई हैं, कई चलाते भी इसी तरह से है कि पहले बना लेते हैं फिर चला लेते हैं। ठीक है, कोई साबित करे कि मैंने इतने पैसे दिए हैं इनको, मैंने महफिलों पे बुलाया, मैंने लाहौर बुलाया, महफिलों पे बुलाया इनको, मैंने देने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। अब जिसका कोई काम, अब इनका ये होता है कि जिसका कोई काम हो गया तो उन्होंने कहा जी आप महफिल करा लें। हमारे लाहौर की सबसे बड़ी महफिल लाहौर की इन्हीं के आने से हुई थी गुलबर्ग में। अच्छा जी, ये साथ ही गालिब मार्केट में ये LGS स्कूल के साथ एक ग्राउंड थी, वहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम करवाया था। अच्छा। तो वो भी ये हमारे दोस्त हैं एक, तो उनको वो सेहतयाबी हुई थी, उनका कोई हार्ट का मसला था, तो वो उनका वो ठीक हो गया था। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने महफिल कैसे कराई, ठीक हुआ था? इनके दम से। अच्छा, उन्होंने जाके दम कराए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं आपको बताऊं। सुना है कई अकीदतमंद उनको बड़े लग्जरी किस्म के गिफ्ट्स देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, दुरुस्त है ये बात? और लेना मैंने दुरुस्त तो है? अभी तक एक ही गाड़ी देखी है उनके पास। अच्छा, आप गिफ्ट लेना दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। ऐसे कीमती गिफ्ट्स लेना दुरुस्त है? तो नहीं दुरुस्त, गिफ्ट तो गिफ्ट है, चाहे वो कीमती है चाहे वो कीमती ना भी हो। क्या नहीं लेना चाहिए गिफ्ट? ये तो आपका जाती ओपिनियन है, आपको नहीं, आप मुझे कह रही हैं कि वो गिफ्ट लेना जो है वो सही अच्छा, नहीं आपने है। बताया महफिलों में आप उठते बैठते हैं, तो कैजुअली भी आपकी मुलाकात होती होगी, या चले महफिलों में, तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे कि भाई कैसी करामात है आपकी, कभी कुछ दिखाया? हमें भी करामात से मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मेरे अपने था ना वो पित्ते में मेरे था पथरी। अच्छा, थी। अच्छा। तो मुझे दर्द हो रही थी बहुत शदीद किस्म की। तो मैं इस्लामाबाद में था उस टाइम पे, हमारे हाजी नवाज गोंदल साहब हैं, तो उनके यहाँ में था। तो मैं सोया हुआ था, तो मुझे वो दर्द स्टार्ट हो गई, दर्द शुरू हुई, तो मुझे हॉस्पिटल ले गया ऐसा। तो उधर जाके भी मुझे आराम नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए और काफ़ी मुझे सख्त ज़्यादा पेन हो गई। तो मैंने ना एकदम हाई साहब को कहा, मैंने कहा मेरा फ़ोन ऑन करें, इसमें से नंबर निकालें। उन्होंने नंबर निकाला, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने उसी टाइम मुझे कहा कि यहाँ पे हाथ रखो और दम करो। उन्होंने दम किया, मुझे दम किया, तो जनाब मैं दम शुफ शुफ वाला ठीक हो गया। अब लोगों के लिए शुफ शुफ है, क्या बात है। और मैं खुद जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी सिस्टर जो थी वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। अच्छा। तो कुछ खा पी नहीं रही थी, उठ नहीं रही थी बिल्कुल भी। मैं महफिल पे था, तो मुझे फ़ोन आया कि इस तरह जो है ना वो इनकी तबीयत ख़राब है। मैं चला गया, यानी महफिल से फारिग हुआ, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मैं गया, मैंने इनको जाके कॉल की, मैंने कहा जी बादशाह ये इस तरह जो है ना बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही है, ये घुनूदगी में है, तो कुछ खा पी भी नहीं रही हैं, उठ भी नहीं रही हैं। कहते हैं नाम क्या है इनका? मैंने उनका नाम बताया, 5 मिनट बाद कॉल करना। अच्छा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, 5 मिनट बाद फिर मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा इनके सर पे हाथ रखो। ये वो बातें हैं जो मेरे साथ हुई हैं खुद, जो मैंने की हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है इस हवाले से। सही। मैंने इनके सर पे हाथ रखा, इन्होंने दम किया। कहते हैं कि अभी 5 मिनट बाद ये उठ के बैठ जाएंगी। अच्छा। वो 5 मिनट के बाद उठ के बैठ गई।
तो क्या वो हर तरह के रूहानी इलाज कर लेते खाना हैं? पिया, खाना भी खाया उन्होंने, उनको हल्का फुल्का दिया, उसके बाद हम उनको घर पे ले आए, जो तकरीबन 1.5 दिन से वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा। तो वो अब वो लोग कहते हैं कि ईमान की बात है, कोई ईमान होगा तो ये होगा, मेडिसन ने तो असर करना ही होता है। अब एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अब ये कहते हैं कि दीन का मजाक बनाया हुआ है। क्या दीन का मजाक बनाया? उन्होंने हमें कौन सा दीन सिखाया है, कौन सा मसला सिखाया है जो उन्होंने गलत बता दिया हमें? एक बात है। अच्छा। कौन सी उन्होंने हमें हमारे आगे हदीस की किताबें खोल दी हैं जो उन्होंने गलत हदीस बता दी? कौन सा उन्होंने कुरान का तर्जमा कर दिया जो उन्होंने गलत बता दिया हमें? हम कहेंगे ये इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहा है। लेकिन ये करामात के हवाले से और फिर ये जो शोबदाबाजी का लफ्ज़ एसोसिएट किया जाता है, ये भी तो कोई फिर तो बिला वजह भी तो पता नहीं है अब इसके पीछे क्या क्या कौन कौन लोग मिले हुए हैं। अच्छा। अब वो ख़त्म नबूवत का वो नारा भी लगाते हैं, ठीक है, और उसमें अब उन्होंने कनाडा में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस 2 की हैं, फिर यूके में जाके की हैं। अब इसके पीछे क्या क्या लोग तो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, फिर हम क्या इसमें बात करेंगे? फिर इसलिए हम तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो ही शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। बाकी बातें हम इतनी ज़्यादा वो इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सही। अच्छा, हम आगे भी बढ़ेंगे, कोई आप अपना कलाम सुना दीजिए, कोई भी फेमस आपका, वैसे तो कई हैं। एक कलाम जिसकी मुझे बड़ी यानी कि चाहत रहती है और मैंने बहुत पढ़ा, और इसी कलाम की वजह से मुझे था वो मुझे रंग भी लगे, जिसको कहते हैं कि रंग जाना। हाँ जी। तो वो मैं आपको एक शेर उसका सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी जो एक पीछे जो बैकग्राउंड है इस कलाम की वो मैं आपको बताऊंगा। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। अच्छा कारी साहब, हम महफ़िलों का जिक्र हो रहा है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनी। आजकल हम देखते हैं कि महफ़िलों में वो असर नहीं रहा, वो रूह नहीं रही, ऐसा क्यों है? हम देख रहे हैं, यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप कि हम देख रहे हैं। मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया तो कहने लगा मैं बड़े पीर वेखे ने, बड़े पीर वेखे ने, बड़े बंदे वेखे ने, पर कोई नहीं, मज़ा नहीं आया। तो आप फरमाने लगे तू बड़े वेखे ने, तेरे अल्ले किसी ने नहीं वेख्या। अच्छा। तो हम देख रहे हैं, हम जाते ही देखने के लिए कि फलाना बंदा आ रही, उन्हें जाके ज़रा वेखिए, उन्हें जाके ज़रा सुनिए, वेखिए की करदा है। लेकिन ये जो महफिलें आज कमर्शलाइज हो गई हैं, किस किस्म की? पैसे उछाले जाते हैं, एक वो शोर शराबा होता है, वो जो महफिल और नात का जो एक स्पेसिफिक डेकोरम है उससे हट गए हैं बहुत। क्या है? मैंने जिक्र किया कमर्शलाइज हो चुके हैं। नहीं, क्या है? महफिल पैसे उछाले जाते हैं, शोर शराबा होता है, किसी कॉन्सर्ट से कम नहीं होता। नहीं, महफिल कैसी होनी चाहिए आप मुझे ये बताएं। आपको वो महफिल देख के क्या लग रहा होता है? दिखावा लग रहा होता है। मसलन
मसलन पैसे उछाले जा रहे हैं, पैसा दिखाया जा रहा है, आपको उसमें मजा नहीं आ रहा होता या ज़ौक नहीं मिल रहा होता, कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही होती। ज़ौक तो फिर वो बुनियादी है, किसी का कि कोई ताल्लुक है उसका अल्लाह से नहीं, हो, आप वो मुझे ये ढूंढ ले, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं हो अच्छा रहा ये बताएं, आपने लाइन सेट करनी है तो सिर्फ नात सुन के करनी है? अल्लाह से लाइन जोड़नी है तो सिर्फ नात सुन के ही होती है? मेरी तो कभी कभार मैं कवाली सुन रहा होता हूँ, कोई गजल सुन रहा होता हूँ। अट्रैक्ट करने का तरीका देखें, कोई 12,000 इक़साम के खाने होते हैं, लेविश किस्म का माहौल होता है, ये तो नात का डेकोरम नहीं है। क्या है? सादगी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, अकीदत होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए। नहीं, वहां पे क्या कोई रंग बिरंगे कपड़े उधर पड़े हो साइड पे, ठीक है, गंदे मंदे से बंदे बैठे हो, ये है डेकोरम? मेरा ये कहने से मुराद नहीं है, कहने से मुराद है कि फोकस इन चीजों पर हो चुका है। तो ना करें, इन चीजों पे फोकस ना करें, किस पे करें बताएं? महफिल फोकस कराया जा रहा है, यही तो कमर्शियलाइज किया जा रहा है। कैसी होनी चाहिए ये बताएं मुझे। ये आप कारी साहब बताएं, आप बताएं। हमारी तो है, हम तो जा रहे हैं महफिलों में, सवाल तो आपका है कि ये क्या है, तो मैं यही पूछ रहा हूं। आप कैसी महफिलों पे जाना पसंद करते हैं ये बताएं। मैं तो हर महफिल पे जाना पसंद करता हूँ, हर तरह की महफिल। हाँ, जहाँ पे सरकार का जिक्र हो रहा है मैं जा रहा हूँ। अब पैसे फेंकना इसको आप गलत कहते हैं। हमारे एक आलिम दीन है इरफान शाह मशहदी साहब, उन्होंने इसके ऊपर 2.5 घंटे का खिताब किया हुआ पैसे फेंकने के ऊपर का। अच्छा। उन्होंने साबित किया कि सरकार दो आलम सल्लम की सुन्नत है। अच्छा। हजरत हसन बिन साबित नेमत है, सुने उसमें असराफ करना, फजूल खर्ची करना भी तो गलत है ना। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके ऊपर आपने अपनी कमली मुबारक, चादर मुबारक फेंकी थी ऐसे करके, ये उनके अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं, ये मैं आपको उनके वो हमारे बड़े जय्यद आलिम दीन में से जो है आलिम जो हैं उनमें से एक आलिम है। सही। तो उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने चादर मुबारक फेंकी थी हज़रत हसन बिन साबित पे। अच्छा। तो और वहीं पे उन्होंने दलील बनाई कि ये पैसा फेंकना भी ठीक है, वो खुद भी फेंकते हैं, वो डॉलर्स फेंकते हैं नात खानों पे। पैसे तो डांसर्स पर भी फेंके जाते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप वो डांसर पे फेंक लें, वो फोकस वैसा हो जाता है ना, वो नजारा वैसा हो जाता है ना। नहीं होता, हम लोगों ने टोपी पहनी होती है, हम लोगों ने वेस्ट कोट पहनी होती है, जो फेंकने वाले होते हैं उन्होंने भी। तो जो कायदे आज़म की तौहीन हो रही होती है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो कायदे आज़म की तस्वीर है, वो भी है ख्याली, वो उनकी वो बाकी सब ख्याली है जनाब, प्रॉपर तस्वीर तो नहीं है। अब वो डांसर का अगर कोई ज़हन में ख्याल लाएगा तो वो फिर उसका एक अमल है, उसकी अपनी सोच है। अब तो ऐसे कलाम भी हैं जो गानों की तर्जों पे है, लेकिन अब वो गाने का ख्याल ही नहीं आता। अब वो गाना भी सुनते हैं तो वो नात का ख्याल आ जाता है कि ये फलानी नात पे है। लेकिन ये तो आप बात करें ना कि इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपना माइंडसेट इस तरह का बना ले, लेकिन क्या इज्तिमाई तौर पर हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम लोगों को उस तरफ लेकर आए, वहाँ पर फोकस लेकर आए जो उनसे कनेक्ट कर सके हमें मोहम्मद या तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्शन टूट रहा है, अगर तो आपका कनेक्शन टूट रहा है। अब उसी महफिल में हम लोग बैठे होते हैं, जिस महफिल की आप बात कर रही हैं कि देखने में ऐसे लग रहा होता है कि ये बिल्कुल अजीब सी महफिल है, मुझे इसकी फील नहीं आ रही है। अब उसी महफिल में लोग ज़ारों कतार बैठे रो रहे होते हैं, अब हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? उसी महफिल में वो लोग कोई बंदा ऐसा बैठा है की हो रहा है, वो ये कह रहा है, तो एक बंदा इंज वे के कह रहा है वाह मौला की रंग ने तेरे, की हो रहा है। आपने डिफरेंट चैनल्स पे भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आपने होस्ट भी किए हैं शोज? हाँ, मैं एक चैनल था कोहिनूर न्यूज़, उस पर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैरी मैं करता रहा हूँ, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मुश्किल काम है। अच्छा। होस्टिंग जो है वो हर एक का काम नहीं है, अपने अपने शोबे की बात होती है जी। तो होस्ट करना प्रोग्राम ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा। इसको जो है ना उसके लिए काम स्टडी बहुत करनी पड़ती है, सवालात और ये वो जब एक बंदा यूज्ड टू हो जाता है तो फिर उसमें तो फिर ईजी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये मैं इसको थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है आपको? बिल्कुल, मेरे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। अच्छा। जैसे मैं अब नात खानी है, मेरे लिए आसान है, मैं कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले पीटीवी में मैंने किया था 88 में। हाँ जी। तब हुआ करते थे कलीम मलिक साहब, उनके वो प्रोड्यूसर थे वहाँ। वो आपको याद होगा कि शायद आपने देखा हो तब, तो वो पेशकश आया करता था। 88 की बात कर रहे हैं 88 का? मैं तब नहीं थी। नहीं अभी अगर पुराना देख लें आप, अच्छा। तो रिकॉर्डिंग्स देख लें पीटीवी की, तो उसमें आता है पेशकश।
पेशकश, यानी वो डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो पेशकश, ये पेशकश किसने किया है, वो आता था। वो तब वो इस तरह आया करता था। तो उसके नीचे वो कलीम मलिक साहब आया करते थे, मरहूम, अल्लाह उनको हाँ, पेशकश, हिदायतकार, इस तरह से लिखा हुआ इस तरह का आता था। तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, कारी मोइनुद्दीन सियालवी साहब, कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब, ये काफ़ी अच्छे कारी हैं। तो उनके ये भाई थे बड़े, कारी मोइनुद्दीन सियालवी। वो लेके आए कलीम मलिक साहब को हमारे घर पे। अच्छा। शाम का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन थे, हाँ, मिक्स मौसम था। तो वो लेके आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, आप ये बच्चे हैं तो इनकी आप, तब हम तीनों पढ़ा करते थे, मैं और करीम सुल्तान और खलील सुल्तान साहब। अच्छा। क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीके से तब उस दौर में ये पढ़ते थे, क्योंकि ज़ौहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह किबला वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे और हमारे घर पे ही वो तकरीबन रहा करते थे, क्योंकि वो कसूर पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। तो उधर वो उनका आना जाना होता था। तो फिर वो हमारे इधर से अराइयाँ भी उनका रिहाइश थी, अराइयाँ पिंड में वो रहते थे। अच्छा। तो इस तरह कनेक्शन था कि वो ज़्यादा हमारे तरफ रहते थे, क्योंकि महफिलों का आना जाना, तो फिर वो ज़्यादा स्टे उनका हमारी तरफ होता था। तो ये करीम सुल्तान और खलील सुल्तान जो थे ये पढ़ते थे। अच्छा। नात खानी ज़्यादा, और मैं तो अभी छोटा था तो मैं इतना ज़्यादा नहीं होता था उसमें। तो कलीम मलिक साहब ने कहा कि हमें दुरूद शरीफ की नई तरस चाहिए। अच्छा। तो ये जो तरस पहले चल रही है PTV पे जी, ये नहीं चाहिए, हमें नई तरस चाहिए। तो अगर आपकी कोई नई तरस बन जाए तो सुबह मैं गाड़ी भेजूंगा, तो आपने आ जाना है, ना बने तो आपने नहीं आना। एक रात में? एक रात में। अच्छा। अब तब कोई इतना वो था नहीं, यानी कि हमारा तो माहौल भी ऐसा नहीं था कि हम किसी मौसीकार को बुला लेते, कोई राब्ता भी नहीं था इतना ज़्यादा, ना उन्होंने दिया कोई दें, उन्होंने कहा जी आप देख लें। हाँ। तो अब करीम सुल्तान साहब ना लगे रहे, ये बड़ा शुरू से ये रावियन भी है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में ये पढ़ते रहे। तो अच्छा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है ये पढ़ाई में भी, हम सब में से ही ज़्यादा तेज़ है। तो इन्होंने क्या किया, ये ना अब लगा रहा तरस बन गई। अब पता नहीं रात में कब बनी कब नहीं बनी, मैं तो सो गया था। अब ना सुबह मुझे उठाया जनाब के, उठ जाओ जी जाना TV पे। मैंने कहा जी अच्छा जी। इन्होंने मुझे ना सिखाया, वालिद साहब ने सिखाया, करीम साहब ने सिखाया कि इस तरह ये दुरूद शरीफ जो है ना वो पढ़ना है। हाँ जी। अब वो तरस क्या थी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन वाला आले सैयदना। वाह। अच्छा, मैं इन्होंने मुझे वो सिखा दी। हाँ। 1-2 दफ़ा इन्होंने कहा तो मैं पढ़ लिया मैंने। अब जी हम गए हैं PTV, गाड़ी आ गई, वो हमें लेके गई। अब हम PTV गए हैं तो वो, अगर आप PTV गई हुई हैं तो आपको पता, वो A स्टूडियो के बाहर एक हॉल सा है, उधर वो सोफे लगे होते थे। अब तो खाली तस्वीरें लगी हुई हैं, तब वो सोफे लगे होते थे चारों तरफ। तो उस पे सोफों पे बच्चे ही बच्चे बैठे हुए थे। अच्छा। प्रोग्राम तब लगता था, एक नाइला कवल होती थी मेज़बान, तो उनका वो प्रोग्राम लगता रेशमा। जुमे की छुट्टी होती थी और 8:30 बजे लगता था और 9 बजे तक वो रहता था, आधे घंटे का प्रोग्राम होता था। उसकी कई रिकॉर्डिंग थी सही, रेशमा प्रोग्राम की। तो वो बच्चों का था, सारा बच्चों के उसमें पढ़ना होता था। हम जाके बैठ गए, वालिद साहब भी साथ थे। तो कलीम मलिक साहब आए, उन्होंने कहा जी किधर है बच्चे, किधर है? उन्होंने कहा जी ये बैठे हुए। अब सारे बच्चे वहाँ पे बड़ा हुआ, उनके साथ वालिदैन भी बैठे हुए थे, बच्चे भी बैठे हुए थे, जिन्होंने वैसे भी शिरकत करनी थी। पढ़ना नहीं था, शिरकत करनी थी उस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होता था ऐसे, वो राउंड सा बना होता था। तो वो दरमियान में वो बैठती थी, वो नाइला कवल, और ये दोनों साइडों पे वो बच्चे बैठे होते थे। उसी में वो सवाल कर लेते थे, किसी बच्चे से सुन लेना, किसी को गिफ्ट दे देना, इस तरह करके प्रोग्राम होता था। तो वो मेरे पास आए। अब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहते हैं इधर आओ। मैं खड़ा हो गया, मुझे कहने लगे सुनाओ, क्या सुनाना है? मैं शुरू हो गया जी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना। चुप कर जाओ। मैं चुप कर गया। फिर कहते सुनाओ। मैं फिर शुरू हो गया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अब फिर उन्होंने मुझे चुप कराया।
अच्छा। फिर मुझे कहते सुनाओ। फिर शुरू हो गया। इन्होंने ओके इनको अंदर ले आओ। ऑडिशन हो रहा था आपका? अब वो हैरान ये हुआ, उन्होंने बात की वालिद साहब से कि इतने असी बच्चों को टॉफियां देने हैं, बच्चे पढ़ो बेटा पढ़ो। इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? ये कैसे, ये क्या सिस्टम है इसका? उन्होंने जनाब वहाँ पे अंदर ले जाके मुझे यानी खड़ा किया। तो उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड किया, ये दुरूद शरीफ रिकॉर्ड किया। अब आप सर्च करें ना, आप हमारे यहाँ पे कोई और भी जो उस दौर के लोग हैं उनको पता होगा कि रात 9:30 बजे पीटीवी बंद हो जाता था, आखिरी खबरनामा होता था। खबरनामे के बाद वो आखिरी तराना लगता था, उसके बाद वो बाउल सा आ जाता था कलरफुल, उसके बाद मक्खियाँ आती होती थी और फिर सुबह के टाइम में ये रमज़ान में 3 बजे शुरू होता था और आखिरी यानी कि गैर रमज़ान ये ज़रा लेट शुरू होता था फजर की नमाज के टाइम में। तो वो 3 साढ़े 3 बजे दोबारा इसकी नशियात का आगाज़ होता था। तो तब वो जो लगता था तराना सबसे पहले, और तराने के बाद फिर एक तिलावत होती थी, तिलावत के बाद फिर ये दुरूद शरीफ लगता था मेरे वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाला उन्होंने दुरूद शरीफ चलाना और फिर उसके बाद नशियात का आगाज़ करना। तो फिर आपको कोई उसका कोई उजरत भी मिली थी कि नहीं? हाँ, मिली थी? वो 150 रुपया मिलता, 1 रुपये कभी होता था। तब तो 100 में तो नहीं था, 70 रुपए में भी कभी मिलते थे, 50। मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं चेक्स। अच्छा। मैंने अभी उनको कहा था, डायरेक्टर जो थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये काफ़ी, वो उस दौर के तो वैसे पड़े हुए थे, लेकिन अभी के मेरे पास जो मैंने कैश ही नहीं कराया वो पड़े हुए हैं। उस दौर के तो कैश हुए पड़े हैं, वो स्लिप्स पड़ी हुई थी। तो मैं देख रहा था कि ये किस क्या क्या यानी कि दौर वक्त होता है इंसान के ऊपर। तो वो अच्छा था। तब से ये सिलसिला सही जारी सारी है, जो अभी तक मेरा पीटीवी के साथ, फिर मैं ए कैटेगरी में आया, फिर A+ कैटेगरी में, इस तरह करके। अच्छा, आपकी बड़ी प्यारी मनकबत है रावी दे कंडे, 2 बोल उसके भी सुना दें। रावी दे कंडे मेरे दाता डेरा लाया, मस्जिद के दाता तो, मस्जिद के दाता तो जिन्ना लोर नुआन वसाया, करदा कर्म जदों फिर लाउंदा नहीं हूं देरी, मैं दर दर क्यों जावा, मैं दर दर क्यों जावा, मेरा पीर अली हुजवेरी। हाफिज साहब, आपका कुछ महफिलों पे जाने का आपका एक परमानेंट सा है, कुछ महफिलों पे आप बाकायदगी से जाते हैं, जब भी आपको बुलाते हैं आप जाते हैं। तो कॉन्सर्ट्स की तो टिकटें होती हैं, उनको फ़ायदा होता है, ये परमानेंट महफिलों वालों को क्या फ़ायदा होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने ये किया है। तो ये मैं पिछले दिनों सोच भी रहा था इस बारे में कि यार ये इन लोगों को क्या फ़ायदा है महफिलें सजाने का, इतने पैसे लगाते हैं। जैसे हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं, हाजी नवाज़ गोंदल साहब हैं, यहाँ पे मलक आसिफ साहब हैं लाहौर में, और भी गुजरांवाला में हमारे दोस्त हैं, वकार साहब हैं। इनकी बहुत बड़े लेवल पे ये महफिलें होती हैं। हाँ जी। और करोड़ों पे खर्च होते हैं इसके ऊपर, और इन्होंने कोई टिकट नहीं लगाई होती है, बल्कि ये इनसे मुंसलिक जो लोग होते हैं, साउंड वाले होते हैं, कैटरिंग वाले होते हैं, उसमें खाना भी आता है, लंगर भी, आम लंगर भी तकसीम करते हैं, वो मेहमानों के लिए अलग से खाना बनता है। फिर अब ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि ये जितने भी महफिल कराने वाले जो दोस्त होते हैं, ये अपने ख़ास दोस्तों को एक जैसा सूट भी देते हैं। अच्छा। वेस्ट कोट भी देते हैं साथ, कि आपने ये पहन के आना है। क्यों? जैसे कि मेहंदी के ऊपर नहीं होता, जो शादी ब्याह के ऊपर होता है कि वो अपनी एक थीम देते हैं, ऐसे ही महफिलों में थीम दी जाती है। उनका यही तो मेरा एक वो रुख था कि कमर्शलाइज प्यार है ना, ये प्यार है, इसका रंग कुछ लोग इसको कमर्शलाइज, वो जो जिन्होंने तनकीद करनी है उन्होंने तो करनी है, हम लोग तो इसको प्यार कहते हैं कि उनका प्यार, उनको क्या फ़ायदा इसमें। उनको यही पैगाम है उनका कि ये हम एक नज़र आए, उनका पैगाम ये है। एक तो फिर पूरी कौम, पूरा आवाम नजर आनी चाहिए। वो तो आ रही है ना, उसमें कई लोग जो हैं वो उम्र की टिकट के लिए आए हैं, ठीक है। कई लोग जो है उसमें जो मुख्तलिफ इनामात रखे गए हैं, अट्रैक्शन रखी गई है। अट्रैक्शन क्यों रखी जाती है इसमें? वो कहते हैं कि उनकी अपनी पब्लिसिटी क्या है, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना है। कितनों ने जो महफिलें कराने वाले जो पिछले 20 साल से हैं, उन्होंने कितने इलेक्शन लड़ ली हैं। हाँ। कितने कुछ सेनेट के चेयरमैन बन गए हैं। सही।
ना उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा ना कुछ, उन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन रखी है, टिकट्स रखी हैं या मोटर बाइक्स रखी हैं या मोबाइल रखे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से रखे हैं कि ये आके सरकार दो आलम सल्लम का जिक्र सुन ले, चले किसी बहाने में आए, इतना नफसा नफसी का जो दौर है। अच्छा, सही। तो चलो ये आके इस अट्रैक्शन में आ जाएंगे कि हम उनको अपनी बात सुना लेंगे। बात ये है कि हम अच्छा आलम दीन बुला के उनको ये बताएंगे कि ये दीन क्या है, सही, हमारा मकसद क्या है। अब होता है अच्छा, सिंगर्स के तो प्रमोटर्स होते हैं, तो हाफिज साहब ये नात खानों के भी कोई प्रमोटर्स होते हैं? अब तो आप जो है वो बड़े नाजुक सवालात की तरफ आ गई हैं। इसमें है लेकिन उस लेवल का नहीं है जैसे कि बाहर के मुमालिक में तो हैं, लेकिन वो उस तरह के नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर की भी जैसे उनको लोग बुलाते हैं तो उनकी भी आगे टिकट्स लगी होती हैं। जो कवाल हजरात हैं या दूसरे सिंगर्स वगैरह जाते हैं तो उनकी टिकट्स लगी होती, लेकिन हमारी नहीं लगी होती। अच्छा। हमारे महफिल के वो लोग नहीं लगाते हैं। हाँ, कभी कभार कोई चैरिटी का ऐसा सिस्टम हो तो चैरिटी में वो लगा लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा हमें, मैं एक दो दफ़ा गया था यूके में चैरिटी में, तो उन्होंने हमें कहा था कि इतना हम आपको पे कर देंगे, तो बाकी वो जितना भी होगा वो हमारा ही होगा। सही हो गया, तो ठीक है, तो इस तरह वो हो जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में जो ब्रोकर हैं वो अच्छे हैं बेचारे। अच्छा, छोटे छोटे से हैं अच्छे हैं, उनका भी सिलसिला चल जाता है साथ। तो कहाँ कुछ जैसे आपने अब महफिल करानी है तो आपका डायरेक्ट किसी नात खां के साथ ताल्लुक़ नहीं है तो उनका होगा। अच्छा। आपका डायरेक्ट किसी कैटरिंग वाले के साथ आप कहेंगे यार मैं क्या इनके साथ अब करूं या कहाँ पे मैं खपती फिरूंगी। ये तो एक किस्म का हर फील्ड, हर शोबे में ये हाँ, है सिस्टम। तो वो एक जैसे एक मॉल में आप जाते हैं तो वहीं पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो इस तरह के अल्लाह ताला ने बंदे भी दिए हुए हैं कि वो एक बंदे को फ़ोन करते हैं तो उसको कहते हैं यार फलाना बंदा मुझे चाहिए, ठीक है जी, आप कनेक्टर्स होते हैं। वो अच्छा हाफिज साहब, आप तो कईयों के पसंदीदा नात खान हैं, आपके कौन से फेवरेट हैं? मेरा जहाँ से मैंने नात खानी स्टार्ट की थी ना, हमारे तो शुरू से किबला ज़ौहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत करीबी थे। किबला आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत करीबी थे हमारे, यानी मेरे वालिद साहब का ये क्योंकि रुझान था इन लोगों के साथ, नात खानों के साथ। कारी ज़ुबैद रसूल अल्लाह जन्नत नसीब करे जी। तो ये सब पसंदीदा थे। फिर जिनसे मैं यानी कि मुतासर हुआ जब मैंने होश संभाली, यानी होश नहीं थी जब ये बिल्कुल छोटा था, तब तो इंसान को नहीं पता होता, जब वो जो सिखाया जाता वही बंदा वो पढ़ लेता है। तो जब मुझे अपना शऊर आया कि मैंने किसको पसंद करना और किसको नहीं, तो तब मैंने अपने बड़े भाई को जो है वो फॉलो किया था, खलील सुल्तान साहब। उनको मैं देखा करता था, वो होते थे दावत इस्लामी में। तो दावत इस्लामी के यहाँ के कोई उनका कलाम जो वो पढ़ते हैं और आपका भी फेवरेट हो वो सुना दें हमें। ये वाला जो अपने दामान शिफात में छुपाए रखना, ये मुझे उन्होंने दिया था। अच्छा। इसके पीछे अभी जो अब तो टाइम पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया, तो अभी उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उस कलाम की वो मैंने आपको अभी बताई नहीं है। जी, क्विकली वो बता दें, फिर हमें कोई और आप कलाम सुना दीजिएगा। तो उनसे मैं मुतासिर रहा नात खानी के वाले से। फिर उसके बाद मुझे जो पसंद आए उवैस कादरी साहब, बड़े उवैस कादरी साहब का वो एक तर्ज का सिस्टम भी वो एक चला। हाँ, वो अच्छा सिस्टम, आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी। वो कहते हैं ना कि आवाज़ का एक जादू सहर है। तो ये नातों को गानों की तर्ज में रखना, ये आप दुरुस्त अमल समझते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। हमारे उलमा भी इसमें कभी कहते हैं कि दफ़ जायज़ है, कुछ कहते हैं जायज़ नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जैसे वो इरफान शाह साहब हैं, फिर उनकी बात मुझे याद आ जाती है। तो उन्होंने कहा था कि सरकार दीन सिखाने के लिए आए थे, ठीक है। तो वो उनके सामने जब दफ़ बजाई गई तो अगर दफ़ उन्होंने मना नहीं फरमाई उस टाइम पे, तो फिर उनको आगे से आप कोई भी चीज़ और बना लें। उस खुशी का इजहार किया था जब वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा। और भी बहुत सारी हैं रवायात। हाँ जी, और भी बहुत सारी रवायात, शादी की रवायात भी हैं जहाँ पे आप, हाँ, उसमें यह था कि जब वो गीत कोई गा रही थी अरबी में ना, तो जब सरकार नहीं वो एक शादी की बात आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे वो जो थी वो गीत कोई गा रही थी शादी ब्याह के वाले से जो होता है,
तो जब सरकार दो आलम वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आपकी शान में अशार पढ़ने शुरू कर दिए, तो आपने तब रोक दिया कि आप मेरी शान में नहीं पढ़ो, जो पहले गा रही थी वही पढ़ो, वही गाओ। तो ये इस वजह से रोका था, जिसको बेस बनाया जाता है कि सरकार ने रोक दिया था। तो सरकार ने वो अशार बना फरमाए थे कि मेरी शान में अभी ये शान ना पढ़ो क्योंकि तुम पहले से वो पढ़ रही थी। ये अब मैंने ये बात उन्हीं से सुनी हुई है। तो अदब भी रखना चाहिए, लिहाज भी रखना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं? वो तो पहला है, वो तो पहले ही है, अदब तो पहले ही है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हैं। बालगुल आबे कमाल ही आपका बड़ा प्यारा कलाम है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी हाँ, वो भी बहुत बहुत पढ़ा है। नात खानों की तरफ आपने सवाल किया था। अच्छा, वैस कादरी साहब हो गए, फिर मेरा सबसे बड़ा प्यारा खालिद हसनैन खालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़े प्यार वाले। फिर दोस्तों में वो मेरे शुमार थे, और पढ़ने के हवाले से मैं उनसे काफ़ी बातें अपने कलामों का वो हवाले से डिस्कस किया करता था। हाँ जी। वो हैं। फिर शहबाज कमर फरीदी साहब हैं, तो भी मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। खास ये तो आपके पसंदीदा हो गए। कौन से ऐसे नात खान हैं आपके जिनको आप कहेंगे कि या तो इन्हें पढ़नी नहीं चाहिए, हाँ। इनको कुछ और करना चाहिए? बहुत सारे हैं, कुछ चंद एक मशवरा ही दे दें उनको। मशवरा कहाँ मानते हैं ये? मशवरा तो यही, इसी बात को तो दुख है, ये मशवरा मानते नहीं है। नसीहत दे दे, कोई हो सकता है भले वक्त में कोई देख ले और समझ ले। बस ये है कि मानने वाले बन जाएं। अच्छा, मानने वाले किसके मानने वाले? देखिए, हम हैं मानने वाले, हमने खुदा को देखा नहीं है, हमने मानी है। किसकी मानी है? अल्लाह की मानी है। कैसे? ईमान रखते हैं उस पे। कैसे मानी है अल्लाह की? वैसे तो वो हर जगह ही नजर आता है, देखने के लिए आंख होनी चाहिए। अल्लाह की तो मानी है हमने, अपने बड़ों के कहने पे मानी है ना। बड़ों के कहने के बाद खुद अपने वही कह रहा हूं ना, हमें बताया किसने? बड़ों ने किसी बंदे नहीं बताया ना। मेरे वालिद साहब ने मुझे पुत्र कलमा पढ़ ला। हाँ जी। हमें तो किसी सहाबी ने भी, किसी वली ने, यानी कि वो हमारे वली थे जिन्होंने हमें कलमा पढ़ाया। हाँ, हमारे लिए वो वली थे, हमारे वली भी थे वो, ठीक है। तो वो डायरेक्ट भी नहीं आया। हम तो ऐसे मानने वालों, इतने कमजोर मानने वालों में से हैं हम, यानी कई पुश्तों से चलते आ रहे हैं, मानते 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 मानते। ये भी खुशनसीबी है अगर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही कह रहा हूँ कि इतना मान लिया करें, ये जितने नात खान नजर आते हैं हमारे। अदब बहुत बड़ी चीज है। कोई चंद के बारे में बताएं तो सही, मुझे तो नहीं मालूम ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, हाँ, तो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर ना ही रखे ना मालूम, फिर नहीं, हमारे व्यूअर्स को तो जानना है ना। उनको ना मालूम ही रहने दें। खास तौर पे ये जो टिकटॉकर्स जो है, टिकटॉकर्स नात खान जो है, मसलन कौन कौन ये है टिकटॉकर्स में, आप समझ आ जाएगी। अब मैं उनका नाम लूंगा तो फिर उनका वो ऐसे ही भ्रम बना हुआ है, तो भ्रम रहने दें। तो ये जो टिकटॉकर्स जो हैं, उनसे गुजारिश है, भ्रम जो है वो गलत बनाओ तो फिर क्या फायदा? नहीं ले तो नाम, ऐसे गलत भ्रमों को तो नाम तो साइयों का ही ले रहे हैं, भ्रमों को तो टूट जाना चाहिए। नाम तो साइयों का ही ले रहे हैं ना, बात तो ये है। तो अब उनका वो है, फिर भी उनसे यही है गुजारिश मेरी कि आप, मेहरबानी आपकी कि आप जो है ना वो इज़्ज़त किया करें, जितने भी सना खान है आपके सीनियर्स, तो उनकी इज़्ज़त से ही अब मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ तो ये इज़्ज़त से ही पहुँचा हूँ, उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट से ही यहाँ तक आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी मरहूम हमदानी साहब मुझे कहीं मिलते हैं, मैं उनके हाथ चूमता हूँ। जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए, जो उन्होंने पढ़ा हुआ शोरा फाक उनका कलाम, सुना दें इसके भी दो बोल, दो अशआर। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। एक और फरमाइश है जी। मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां
बिछाते बिछाते बड़ी हसरतों से, बड़ी चाहतों से, बड़े दिन हुए गए सजाते सजाते, मेरे आका के मुद्दत हुई है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है, के रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका आओ आओ। सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। कारी शाहिद महमूद साहब भी आपके साथ महफिलों में होते हैं, कैसा ताल्लुक है उनका आपसे? बहुत अच्छा है, कारी साहब अच्छे इंसान है, बड़े नरम से, की हाल है, ठीक है, तो अच्छा आदमी है। तो उनसे बस महफिलों की हद तक, और कभी कभार कहीं बाहर मुलाकात हो जाए बाहर के मुल्क में, तो उधर कुछ राब्ता रह जाता है। तो लेकिन मेरी ज़्यादा मेरी जो दोस्ती है वो मैंने हज अकबर इनके साथ किया, हुआ शहबाज कमर अफरीदी साहब के साथ। अच्छा, जो 2014 में, और उम्रे भी काफ़ी हमने किए। वो हमारा हज बड़ा यादगार था। अच्छा, वो हमने ओपन हज किया था, उस पर हम गए थे इस तरह के। ओपन हज से मुराद ये होता है कि सिर्फ हमने विजिट वीज़ा लिया था एक, वो मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने हमें विजिट दिलवाया था। तो उसमें एक तस्रीह होती है जिसमें कैंप मिलता है, कैंप लेते हैं आप, फिर कैंप में रहते हैं, अरफात, मिना, मुजदलिफा। तो वो हमने नहीं लिया था। अच्छा। हमने सिर्फ टिकट ली यहाँ से और वो चले गए। तो वहाँ पे वो 3-4 लोग थे, उनके साथ फिर हमने वहाँ से रात को निकले, तो फिर आए मक्का शरीफ आए। वो भी बड़ी स्टोरी है क्योंकि अच्छा। वो आने नहीं देते मदीना शरीफ से ना मक्का शरीफ, यानी कि आपके पास तस्रीह ना हो तो। हाँ, लेकिन हम भी छुपते छुपाते वो पैदल फिर हमने रास्ता तय किया, तो उधर से होते हुए फिर हम पहुँच गए। ये गवर्नमेंट के यानी के हवाले से वो कहते हैं कि ये सही नहीं है आपको अच्छा। पैसे पे करने, लेकिन ये शरीयत में तो नहीं है ना। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वैसे ही बैठे हुए थे। अब तो उन्होंने बहुत सख्ती कर दी, अब तो नहीं यानी कि बैठने देते बाहर। तब वो जहाँ देखते थे खैमों के बाहर, यानी कि मिना में लोग सब बैठे हुए अपनी, वो उन्होंने चटाई रखी होती थी साथ, वो जाए नमाज टाइप, वो जहाँ बिछाते थे तो बस खोल के वहीं बैठ गए। लोग आते थे, खाना देते थे आके गाड़ियों में। वो हमने ओपन हज, इसका ये मतलब है कि ओपन हज किया हुआ है। फिर हम चले गए अरफात चले गए, वहाँ पर जाके हमने खुद टेंट लगाया था, अपना टेंट लगा के बैठे थे। फिर मुजदलिफा आ गए, फिर इसी तरह मिना, हमारी मिना के साथ ही रिहाइश भी थी, अपने हमारे दोस्त थे तो उनकी रिहाइश थी, फिर हम वहाँ चले जाते थे, फिर उसके बाद मिना में आ जाते थे। तो अगले दिन हमने आखिरी जो कंकरियाँ मारी थी हमने शैतान को, अच्छा। जो आखिरी रमी के बाद हमने उसी दिन हम वापस आ गए थे। यानी मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई, हमारी आगे 17 तारीख की फ़्लाइट थी, वापस आने की फ़्लाइट थी हमारी, तो कतर एयरवेज़ थी। तो हमने उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, इस बात की मैं आज भी मैं उनसे पूछता होता हूँ कभी कभार बैठते, यार कि समझ की एंड जिमें नहीं सानू बिल्कुल बस उन जाओ तुसी। ये सिस्टम हुआ कि मैंने रास्ते में बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार फ़्लाइट है कोई? तो उसने कहा कि आज की फ़्लाइट है, रात 8 बजे 8:15 बजे की, नहीं सॉरी 10 बजे की फ़्लाइट है। तो हम लोग वहाँ से निकले थे तकरीबन 2 बजे जद्दे से, अच्छा। तो मक्का से हम 2 बजे निकले, तो 6:30-7 बजे हम लोग मदीना पाक पहुँचे हैं। 8:15 बजे हमने नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे नमाज़ पढ़ के साथ ही हम एयरपोर्ट भी चले गए। और आनन फानन हमारी ये जो है ना वो हुई कि बस अब आप जाएं, कि उससे पहले हम वक्त गुजार चुके थे मदीना पाक में ना, 7-8 दिन हम मदीना पाक में गुजार चुके थे। अच्छा हाफिज़ साहब, जब आपके गले में सुर होते हैं ना, तो वो सुर फिर हर तरफ छाते हैं, छा जाते हैं।
नाते आप पढ़ते हैं माशाल्लाह से, कलाम आप पढ़ते हैं, बड़े मशहूर मकबूल होते हैं, तो कभी म्यूज़िक की तरफ आना हुआ हो, कभी ऑफ़र्स आई हों, या आपने खुद इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया हो, कुछ ऐसा हुआ है? नात खानी तो मैं शुरू से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कर रहा हूँ, और इंसान है, इंसान ख़ता का पुतला है, तो कभी कभार सोच चली भी जाती है। तो कुछ 99 की बात है, ये 2000 की बात है कि इसमें मेरा ना ऐसे ही हुआ कि मैं इस जो है ना कुछ सिंगिंग की तरफ मेरा जो है ना वो अच्छा रुझान हो गया, दिल किया। अच्छा, दिल किया नहीं, यानी कि मैंने सिंगिंग की नहीं, लेकिन दिल किया कि मैं सिंगिंग की तरफ जाऊं। अच्छा, किस गाने ने आपको इंस्पायर किया गाने की तरफ आने के लिए? किसी ने नहीं, बस ऐसे ही मैं सुना करता था पहले, कभी यानी गाने पुराने, अभी भी कभी भी हो, मैं आपदा परवीन उनको बहुत सुनता हूँ। अच्छा, तो वो मैं उनको अपना ये समझ लें कि अपना दिल की एक रूहानी, मैं एक उनको उस्ताद भी मानता हूँ अपना। अच्छा। दिल में मैं बड़ा ज़हनी तौर पे मैं उनसे मुतासिर हूँ। उनका कलाम मैं अकेले में बहुत सुनता हूँ। कोई फेवरेट आपका हो? उनका है कि दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, बैठे हैं रह गुजर पे हम, बैठे हैं रह गुजर पे हम, कोई हमें सताए क्यों, दिल ही तो है। क्या बात ये है, बड़ी पुख्ता शायरी है ना। हाँ, ये गालिब की है जी। और फिर इन्हीं का और भी काफ़ी सारे हैं। मेरे साहिबा शाह हुसैन का कलाम है। हाँ। मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुकियाँ, तो ये बड़े जो है ना मुझे मुतासर करते हैं ये कलाम इस तरह के, और भी काफ़ी हैं। तो तब मेरा थोड़ा सा रुझान इस तरफ हुआ, मैंने करने की कोशिश की। मैं गया, इधर वेव स्टूडियो होता था। अच्छा। ये जो है ना मुजंग चुंगी इसके पास है, तो यहाँ पे मैं गया, तो एक वो कीबोर्डिस्ट थे, वो कीबोर्ड करते थे, प्ले करते थे, उनका नाम था मेरे ख्याल में अख्तर अली अख्तर। अच्छा। अब कोई लोग सुनेंगे शायद उनको कोई पता हो, या मैं कोई गलत बोल रहा हूँ थोड़ा सा। अख्तर अली अख्तर थे, तो उनका मैं शागिर्द होने के लिए गया। अच्छा। तो मैं बैठा हुआ था, तो एक ना मोहसिन थे मौसीकार, एक वो उस्ताद फतेह थे, एक रुस्तम फ़तेह अली ख़ान जो गायक थे, रुस्तम फ़तेह अली ख़ान, उनकी एक ठुमरी थी, वो रिकॉर्ड कर रहे थे वेव स्टूडियो में। अब मैं बाहर बैठा हुआ था उनके जहाँ पे वो सामने वो गा रहे थे, तो मैं इधर बैठा हुआ था वेटिंग साइड पे। तो अंदर से वो स्टूडियो के वो अख्तर अली अख्तर भी और एक वो मौसीकार वो बैठे हुए थे। अब ठुमरी चल रही थी, ठुमरी वो गा रहे थे कि सुर से प्यार करिए मनवा, सुर से प्यार करिए मनवा। अब वो मनवा को ना लंबा कर रहे थे, आपने पिक कर लिया, मनवा को लंबा कर रहे थे। अब मैंने ना वो मेरे साथ एक और वो भी बड़ा संगीत के साथ वो उनका राब्ता था, रब्त था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये जो मनवा को लंबा कर रहे हैं ना, ये अगर इसको शॉर्ट कर देना तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा। मैंने अभी इतनी बात की तो उन्होंने मुझे कहा, आगे से कहा तू चुप कर, तेनू बहुता पता है, वो अंदर जेडे बैठे हैं उन्होंने ज़्यादा पता है। अभी मैंने इतनी बात की है तो अंदर से वो मोहसिन साहब जो थे ना, उन्होंने अंदर से आवाज़ दी कि ये जो आप मनवा को लंबा कर रहे हैं इसको शॉर्ट कर दें। वाह। कि वो उसी टाइम उन्होंने मुझे कहा कि ये बड़ा मैंने कहा सही पिक किया आपने। मैंने कहा वो बस वो जो अच्छा वो सुनवैया होता है ना, वो उसका यही मामला होता है कि उसको पता चल जाता है। तो ये इस तरह मैं, अच्छा हुआ क्या, हुआ यूँ कि ऐसे करके मैं निकला हूँ, तो
अख्तर अली अख्तर उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बेटा कल आप आ जाना, मिठाई के डब्बा लेके आ जाना, साथ एक सूट और एक वो धागा शागा इनका होता है वो बांधते हैं, वो आपने लेके तो आ जाना। मैंने कहा अच्छा जी। उन्होंने मुझे अपने वो कीबोर्ड वगैरह वो थे एक दो वो बैग उन्होंने दिया कि ये आप नीचे ले जाओ। अब मैं वो बैग उठाया वहाँ से उठा के, और मैं अब मेरी बैकग्राउंड जो है ना सारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी क्या बैकग्राउंड है, हमारा क्या सिलसिला है, क्या नहीं है। अब वो ना मैंने बैग उठाया ऐसे करके, बैग उठा के तो मैं आ रहा हूँ, तो एक हमारे एक और आर्टिस्ट हैं, वो बहुत यानी फेमस आर्टिस्ट हैं अभी। अच्छा, कौन? वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, चले मैं आपको उनका नाम भी, बाकर। अच्छा। वो फ्लूट बजाते हैं। अब वो बाकर जो है, अब मैंने उनको अपने कलामों में फ्लूट बजवाया है उनसे अभी। अच्छा। वो आए, उन्होंने मुझे ऐसे करके देखा, तो उन्होंने कहा मैं वो सामान लेके जा रहा था, तो उन्होंने मुझे अपनी भी वो बांसुरी वगैरह फ्लूट वगैरह का जो बैग था वो भी मुझे पकड़ा दिया। अच्छा। अब उनको तो याद भी नहीं होगा कि अब अगर सुनेंगे भी तो उनको याद नहीं होना। कहाँ याद रहता है, बहुत पुरानी बात है। लो जनाब, उन्होंने मुझे वो बैग पकड़ाया। अब बैग पकड़ाया तो वो मैं लेके, अब मैं सीढ़ियाँ उतरा हूँ। हाँ जी। वो जो 8-10 सीढ़ियाँ थी ना, वो जो मैं उतरा हूँ उसी में मेरी वो फिल्म चली है बैग। अच्छा। कि यार लोग ते साढ़े अबाओ अजदाद दे नाल कितना प्यार करते, और साड़ी सामने हमारी सामने मस्जिद है, हाँ। जनाजगा मस्जिद, जहाँ पे मेरे वाली साहब ने वो बनाई, उनका मज़ार भी वहीं पे है। अच्छा। तो मेरे ज़हन में ही आया, मैं कहा यार कि साढ़े वाले साहब दे नाल लोग कितना प्यार करते ने, उन्हां दे नाल इन्नी अकीदत इन्ना एहतराम, ते हुण मैं ए वाला मैं सामान लैके ते इन मैं इत्थे काम करांगा। मैंने वहीं पे वो सामान रखा, वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे, किसी को भी नहीं बताया, मैं बाहर निकला, मैं जनाब सीधा घर पे। उसके बाद जनाब वो मुझे फ़ोन आए उनके, वो तब वो सेट होते थे, वो इतने बड़े सेट, मोबाइल सेट होते थे एरिक्सन के, वो लंबे, एक वो इसका इतना सा एंटीना होता था ऊपर उसका, वो वाला फ़ोन मैंने पाकटेल नंबर था वो था मेरे पास, मेरे भाई का नंबर था, तो वो मैंने खुद रखा हुआ था। तो उसके ऊपर वो घर के नंबर पर भी वो जो बंदा था मेरे साथ जो टच था, जो इस मामले में साथ, उसने मुझे शकीद कराना था, उसके मुझे फिर फ़ोन आया, फिर मैंने उसके बाद फ़ोन नहीं सुना। आपने सोच लिया कि बस अब इस लाइन में नहीं है ना। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। उसी दौरान मेरे वाले साहब की डेथ हो गई। उसी दौरान वाले साहब की डेथ हुई, तो मैं फिर प्रॉपर तरीके से ये नात खाने का मैं फिर इसी लाइन में जो था वो प्रॉपर तरीके से आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। पहली मैंने महफिल कराई, मैंने फिर रूफी साहब को बुलाया, तो उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला जुड़ा कि अब तक जितनी इज़्ज़त इसमें से मिली है, और मेरे वालिद साहब ये मुझे फरमाया करते थे, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, वो जो अपने दामान शफात में छुपाए रखना मेरी सरकार, मेरी उस कलाम की जो बैकग्राउंड मैंने बताया था। हाँ जी। हमारे मेरे पीर साहब अभी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तशरीफ़ लाया करते थे इधर हमारे घर पे। मेरे वालिद साहब के वो दोस्त थे, तो वो मदीना शरीफ में रहते थे। जब वो मदीना शरीफ जाते थे तो उससे एक दिन पहले रात को हमारे घर पे आके स्टे होता था उनका, क्योंकि वो रहते थे उधर मोरखुंडा में, तो वहाँ से आना लाहौर के लिए तब काफ़ी रास्ता होता था, 2 घंटे लग जाते थे, तो वो हमारे घर ही आके स्टे करते थे, तो फिर फ्लाइट लेके चले जाते थे। उन्होंने वो आए इन डेज़ में, जो ये वाले जो मेरी जो वो बेरावरी कह लें, वो जो डेज़ थे जहाँ से मैं भटकने के चांसेस थे, उन दिनों में पीर साहब तशरीफ़ लाए, तब मैं उनका मुरीद नहीं हुआ था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब उनको कहने लगे, मेरे पीर साहब का ये है कि वो गुंबद खजरा शरीफ को रंग करते हैं, अभी भी जब रंग होता है तो वो रंग करते हैं, तब भी वो रंग करते थे, इसलिए मेरे वालिद साहब के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो आप मेरे वालिद साहब कहने लगे सारे चंगे ने, तो ये जरा ना अपनी लैन तो हट गया। सही। उन्होंने फरमाया अच्छा जे हट गया है तो फिर तुम मैनू दे दियो। अब सिलसिला क्या शुरू हो गया कि मैंने अब वहाँ पे उनके वो बिजनेस था, कपड़े का काम था, तो उन्होंने कहा कि आप मैं जाके दा वीज़ा भेजना तो तुसी इनू मेरे को भेज दो उत्थे, बस मैं आप ही तरबियत कर लाँगा, आप ही जो मेरा दिल करेगा मैं कर लाँगा, तुसी बस भूल जाओ। मौलवी साहब ने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी, तेरा दिल करदा तुसी बेहतर समझते हो। वो खैर इसी असना में उनके वाले साहब की डेथ हो गई मेरे, और सूफी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके यहीं पे मेरी तरबियत जो थी वो सिलसिला यहीं पे इस तरह वो किया कि मैं
सही लाइन पे आ गया आप। लाइन पे आ गया। ये उनकी दुआ थी वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और उनकी नज़र थी मेरे पीर साहब की। बस जब नज़र हो जाती है तो फिर मैं उम्रे पे गया। उम्रे पे गए तो उनके घर ये खलील सुल्तान साहब ने मुझे ये कलाम दिया था, अपने दामान शिफात में छुपाए रखना। वो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, तो मुझे ना सहरी के टाइम होता है, ईद वाले दिन ना, वहाँ पे जब तहज्जुद की अज़ान होती है, फिर फजर की अज़ान होती है, फजर की अज़ान की जमात होती है, फिर लोग वहीं पे बैठे रहते हैं, वहीं पे फिर ईद होती है, यानी कि 1 घंटा वहाँ बैठते हैं, मिठाइयाँ चॉकलेट्स ये वो तकसीम होते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो मेरे पीर साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, कदमैन शरीफ में हम बैठे हुए थे, बाहर हिसैन में, गुंबद खजरा शरीफ के बिल्कुल सामने। तो उन्होंने मुझे कहने लगे कुछ सुनाओ। तो मैंने ना ये पर्चा निकाली, इतनी सी पर्ची थी, ये निकाल के तो मैंने सुनाया अपने दामान शिफात में इसी तरह ही। तो मुझे उन्होंने रोक दिया कि रुक जाओ अभी। मैं चुप हो गया। आप ना कैफियत उनकी हो गई, अशकबारी हो रही थी, मैं रुक गया। तो मुझे फरमाने लगे कि रात को घर पे आना, कि ठीक है। अब वहाँ पे महफिल थी रात को ना, हम चले गए, उन्होंने गाड़ी भेजी, मैं घर गया। उनके आगे फसीउद्दीन साहब थे, खुर्शीद रमानी अल्लाह जन्नत नसीब करे, रूफ़ी साहब, शहबाज कमर फरीदी, ये नात खान हम वहाँ पे मौजूद थे। सब महफिल पड़ी गई, तो सब जा रहे थे। मुझे फरमाने लगे कि तू जाना नहीं गा। अच्छा जी। तो वो बस चुनीदा से जो लोग थे वो वहाँ पे रह गए, उनके भाई रह गए। एक मेरे बड़े भाई थे महबूब सुल्तान, वो वहीं पे होते थे तब, उन दिनों में वो वहाँ पे थे। एक और हमारे दोस्त हैं वो थे। तो मुझे फरमाने लगे आप सुनाओ वो कलाम। मैंने जनाब वो शुरू किया, अपने दामान शिफात में छुपाए रखना, मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। पढ़ते पढ़ते ना मेरे जो उनके बेटे थे, उन्होंने उनको इशारा किया कि ले क्या हो कुछ। इतनी देर में वो रुमाल के अंदर एक वो चीज़ थी, वो लेके आए। अच्छा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या है। तो आप फरमाने लगे पीर साहब के ये रात को, चांद रात को, ये जो जाली मुबारक के अंदर जो गुलाफ होता है ना, वो ग्रीन कलर का, अच्छा, वो चेंज हुआ था। तो उसका कुछ हिस्सा मेरे पीर साहब को मिला था। वाह। तो वो वाइट रुमाल के अंदर उसका इतना पीस था ग्रीन कलर का, वो ला के इस तरह उन्होंने ऊपर सब खड़े हो गए। तो वो एक बेटे ने इधर से पकड़ा हुआ था, इधर से पकड़ा था, उसके नीचे मुझे उन्होंने खड़ा किया मेरे पीर साहब ने। और मैंने उसके नीचे खड़े होके 3 घंटे मैंने ये शेर पढ़ा कि मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, क्या बात, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। हमें भी सुना दें। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आपका एक बड़ा प्यारा कलाम है, हुजूर मेरी तो सारी जी, वो भी सुना दें। अभी सुना दूं जी। इस बात को मैं कंप्लीट कर लूं। जब ये मैंने पढ़ा ये कलाम वहाँ पे उन्होंने, तो मुझे फिर ऐसे उन्होंने एक कांटे थापड़ी नहीं जड़ी होती है करके दी कि जा पुत्र हूं तुझे जाना। ये मेरा वो जो मैं भटका था, और उसके बाद जो मुझे लाइन हो गया सब कुछ पे वो सब ऐसे क्लियर हुआ कि वो तुम यानी कि तुम्हारी सोच ही क्यों गई इस तरफ। अभी मैं प्रॉपर ज्ञान नहीं था, ख्याल ही था एक कि मैं ये कर लूं ऐसे। तो उन्होंने कहा गए ही क्यों बेटा, नहीं इधर आओ। तो ये इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला ने जिसको अपनी राह पे लाना बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार
से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाफिज़ साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात है, उनका जिक्र है, ये तो है ही, इसको हम पेशा तो नहीं कह सकते, तो आपका कारोबारी ज़िंदगी या और कोई पेशा इसके अलावा? हाँ, मैंने कारोबार करने की कोशिश की थी, 2 दफ़ा की थी और दोनों दफ़ा मैं कामयाब नहीं हो सका। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं टाइम नहीं दे पाता, और अगर मैं किसी के, वो मेरे एक दोस्त थे तो मैंने उनके सपुर्द किया था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी मैंने की, और लेकिन उसको वो नहीं चला सके और मेरा काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग रात को अगर जाते हैं, हम सुबह आते हैं, कभी हमारा जाने का टाइम तो होता है लेकिन आने का टाइम कोई नहीं होता। तो हम यानी कभी कभार तो ऐसे होता है कि एक जगह से हमने दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ और लाहौर में रहने की वजह से हम लोग सेंटर में पाए जाते हैं जी। तो इस वजह से मैं कहीं भी जाऊं, मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि मैं वापस घर पे आ जाऊं, चाहे अगले दिन मेरा वहीं पे साथ ही प्रोग्राम क्यों ना हो। सही। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अपने घर पे ही आके आराम करूंगा। और मेरा कभी बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पे मैं जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूं और मैं आराम से वहां पे रह सकूं। मैं कभी किसी की तरफ रहता नहीं ज़्यादा, मैं जो कहीं जाऊंगा तो उस इलाके का जो अच्छा होटल होगा वहीं पे मैं स्टे करूंगा। हमेशा महफिल वालों को मैं यही कहता हूँ कि मैंने पढ़ना कितने बजे है, मुझे वो टाइम बताएं, उससे 15 मिनट पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा। और नहीं जाके मैंने ये नहीं कहना कि ये खाना लगा दो तो मैंने ये कर दो तो वो कर दो। वो मेरे बहुत करीबी कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनको मैं कह देता हूँ कि ये पकवा लेता हूँ कि ये चीज़ आप बनवा लें। तो इस वजह से फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। कई लोग तो ज़ोराने पे जाते हैं, इशाइया में पढ़ते हैं। हाँ वो भी एक ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ ना सबका, तो उन्होंने जाना है, उन्होंने भी तो फिर मामला तो उन्होंने करना ही है ना। मैं अब दिन के प्रोग्राम में मैं नहीं पढ़ता, बहुत कम शाद और नाज़र मैं पढ़ता हूँ। मेरे जो बहुत करीबी लोग होंगे मैं उनका प्रोग्राम पढ़ूंगा। दिन के प्रोग्राम रात को भी पढ़ें, अब दिन को भी पढ़ें, मशीन थोड़ी है, हमने पढ़ना है। अब बंदा अपने आप को मशीन बना ले तो जो आपकी किस्मत में है ना वो आपको मिल ही जाना है, चाहे आप दिन में पढ़ें चाहे आप रात में पढ़ें। जो लिखा हुआ है ना उसको आप ज्यादा कर सकते हैं, ना उसको आप कम कर सकते हैं, ना वक्त से पहले कर सकते हैं, ना वक्त के बाद। अपने आप को तसल्ली देने के लिए आप हाथ पांव जरूर मार सकते हैं, और वो मारने भी चाहिए। हाँ जी। लेकिन वो बचते हैं उतने ही आपके पास जितनी आपको जरूरत है। वो भी जितने लिखे होते हैं उतने ही बचते हैं। वो जो एक्स्ट्रा आते हैं ना वो ऐसे लगते हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता हाँ जी कि ये किधर गए। तो ये मेरे साथ तो इस तरह बहुत होता है कि वो जो एक्स्ट्रा आते हैं, मैं सोचा होता है कि ये करेंगे, वो पता ही नहीं चलता वो किधर जाता है, वो निकल गया। कभी किसी का कोई काम निकल आया, कभी किसी का काम निकल आया। तो अब मेरा है इरादा अब आगे बिजनेस करने का, क्योंकि अब आपकी बेगम को आपका कौन सा कलाम पसंद है, कौन सी नात पसंद है? बेगम कौन सी बेगम को? पहली वाली को, दूसरी वाली को? 2 बेगम है। अच्छा माशाल्लाह, दोनों को बता दें कौन कौन सा पसंद है? कोई भी नहीं। बेगमों को कहाँ पसंद होता है? तो फिर क्या पसंद है? मैं कभी मैंने पूछा नहीं है कौन सा पसंद है, ना उन्होंने कभी बताया। तो
आपका एक कलाम है हश्र में खुद को, आखिर में वो सुना दें। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, अपने न संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी है सांस की डोरी दर सैयदा से जुड़ी, मेरी है सांस की डोरी दर सैयदा से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। हाफिज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह फिर आपसे कभी मुलाकात का मौका मिले तो करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का सबा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।